नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जल्दी से फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना एक महत्वपूर्ण सेशन। हिंदी साहित्य के भी प्रश्न हैं, व्याकरण के भी प्रश्न हैं और शिक्षण के भी प्रश्न हैं, जो आपकी आगामी आने वाली करंट परीक्षाएं हैं, इनके लिए बहुत ही आवश्यक है और बाद में भी जरूरी होगा। मैं आशा करता हूं जो मेरे साथ जुड़े हैं 2022 को संकल्प वर्ष के रूप में मना रहे होंगे, उनकी संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हां, पाठ्य पुस्तक में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए। कई बार ये ज्ञान बता चुका हूं, लेकिन हर बार बताने के बिना मन मानता नहीं। आर्ट ऑफ गुड, जो मैंने अपने जीवन में गलतियां करके सीखी, इवन अभी भी सीखते हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एक तो फोकस्ड रहना और दूसरा क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना। प्रश्न को सही तरीके से पढ़ने में ही आधी समस्या समाधान हो जाती है। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। पढ़िए इस प्रश्न को। अब इसमें तीन आपको क्या दिया हुआ है, हमें गैप दिए हुए हैं, फिर खाली स्थान दिए गए हैं, वो मित्रों आपको क्या करना है, भरना है। जी हां, यही है इसका मुख्य प्रतिपाद्य। तो क्या करेंगे, पहला विकल्प है परखने, जुड़ने, तादात्म्य। तादात्म्य मतलब क्या होता है, जब आपने जान लिया शरीर और आत्मा क्या है तो उनके बीच का कनेक्शन बन गया, यही क्या है, तादात्म्य है। सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, ठीक है। जानने, जूझने, जुड़ने, परखने, जूझने, तादात्म्य। देखिए, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए और जब भी कभी जीवन में कोई समस्या आए या प्रश्न आए, बहुत दिमाग पता चित्त क्या करेगा, आपको बहुत सारी उलझनों में फंसाएगा। लेकिन आप केवल एक काम करिए, क्या, एक एक करके करिए। क्या करिए, एक एक करके उस कार्य को करिए। जी हां, कैसे करिए, एक एक को छोड़ दीजिए। जैसे कोहरे में जब आपको दूर तक नहीं दिखता है तो आप एक एक कदम बढ़ाते जाइए, आपको आगे दिखते जाएगा। तो बहुत लंबा नहीं सोचिए। ऐसे ही प्रश्न के साथ भी होता है। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, जानने, परखने, जानने। तो बेहतर क्या होगा, एक इसमें है जानना और एक इसमें है जानने। जानने, तो यहां पे कर दो क्या, जानने। बिल्कुल सही बात है भाई। आपने पढ़ा कि चाहे वाइगोत्स्की को पढ़ा हो या आपने पढ़ा हो किसको, फ्रांसिस बैकन को, चाहे इधर सीडीपी में जीन पियाजे, या हिंदी साहित्य में आपने देखा कि काल क्रमानुसार पहला वर्गीकरण किसने किया है। अब जब आप प्रश्न करोगे तो उसको जानते हो ना, तो जी हां, जानना, प्रश्न उन्हें जानने, उन्हें गहराई से जूझने, यहां कट गया। अब जूझने तो है नहीं कहीं, तो क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, परखने, और फिर अंतिम वाला क्लियर ही हो गया, जुड़ने के काम में आता। तो इस तरीके से आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, एकदम सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा सटीक विकल्प होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। क्लियर। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आराम से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। जी हां, क्या पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए। अब देखो यार, बच्चा किस लेवल में है ना, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, मतलब लगभग 5वीं क्लास, पीआरटी हम बोलते हैं, प्राइमरी लेवल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको कौन सा प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की, अब पढ़ना सिखाना है उसको। मैंने 4 आयाम बताए हैं, रीड, राइट, स्पीक, है ना, क्या होगा, रीड, राइट, स्पीक और लिसन। रीड, राइट, स्पीक और लिसन, ये 4 आयाम हैं। तो सबसे पहले आप उसको रोचक कहानियां सुनाओगे, सुना सकते हैं, ठीक है। शुद्ध उच्चारण सिखा सकते हैं, ये भी ठीक है। वर्णमाला, ठीक है। लेकिन इन सब पहले वर्णमाला सीखेगा तब तो शुद्ध उच्चारण सीखेगा, है कि नहीं, तब तो शुद्ध उच्चारण सीखेगा, तब तो रोचक कहानियां सुनेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले आप क्या करवाओगे उसको ऐसे आप उसको अक्षर अल्फाबेट का पहचान करवाओगे, तो दूसरा क्या हो गया, अक्षर ज्ञान हो गया। कुछ बच्चे हमेशा मैंने देखा है भागम भाग की दुनिया में पड़े हैं, 50 मिनट में कितने प्रश्न कर लिए, 50 मिनट में कितने प्रश्न तो कर लिए। जीवन में जो चीज जितनी जल्दी आएगी ना उतनी ही जल्दी जाएगी, जैसे आपका जोश। तो इसलिए ठहर के करिए, थोड़ा सा समझ के करिए, मॉडरेट स्पीड रखिए तो चीजें बेहतर होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? जी हां, किस चीज पर सर्वाधिक बल देंगे? पढ़ाना क्या है आपको, हिंदी पढ़ानी है। हो सकता है मातृभाषा है या मातृभाषा नहीं है। मान लीजिए अब आपको हिंदी पढ़ानी है तो क्या करेंगे, व्याकरणिक नियम बताएंगे, व्याकरण ज्ञान बताएंगे, भाषा ज्ञान बताएंगे या भाषा प्रयोग बताएंगे। इसकी तर्क शक्ति बताइएगा, इसके पीछे का कारण क्या है। जब भी कोई उत्तर दीजिए तो दो तरीके होते हैं। एक तो रटने वाला तरीका है कि उत्तर लगाते 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 हमें आइडिया हो गया कि उत्तर ये वाला होगा, और एक दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा हमने समझ लिया, और समझने वाला तरीका ज्यादा आसान है, ज्यादा बेहतर होता है। आत्मविश्वास आता है, और जीवन में संकल्प के बाद जिसका संकल्प ज्यादा बड़ा होगा, एकाग्रता ज्यादा बड़ी होगी, उसके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। हर प्रश्न पर तो बात करते हैं व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग। अब बताइए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी आप चलाना सीखना चाहते हैं, तो कोई आपको गाड़ी के बारे में बताए। क्लच एक जगह होती है जहां क्लच होता है, एक जगह होती है जहां गियर होता है, पता है। एक स्टीयरिंग होती है, उसमें गियर यूं लगाते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं, फिर क्लच छोड़ते हैं, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है ना। तो यह बेहतर क्या होगा बताइए, या तो ये क्या हुआ, व्याकरणिक नियम, व्याकरणिक ज्ञान, या किसकी बात कर रहा है, भाषा ज्ञान। तो क्या करेगा, आपको सीधे ड्राइवर क्या करता है, थोड़ा बहुत बताता है और सीधे गाड़ी देगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जीवन में गाड़ी। जितनी चलाएंगे, जिंदगी भी ऐसा है, जितना सीखेंगे उतना अनुभव से सीखते जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग। ठीक, आप सभी ने साइकिल चलाई होगी, स्कूटी चलाई होगी। साइकिल तो आप सभी ने चलाई होगी। शुरुआती दौर में लगता है साइकिल नहीं कटेगी, लेकिन बाद में कट जाती है। फिर थोड़ा ऊपर इससे आता है गाड़ी में, मतलब टू व्हीलर में। फिर इससे ज्यादा आपके अनुभवों का यूज होता है फोर व्हीलर में। क्यों? क्योंकि वहां आप सब कुछ देख नहीं पाते हो। तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए, तो भाषा प्रयोग पर करेंगे, और ये भी हमने समझ लिया, ये तर्कना भी हमने समझ ली, ये युक्ति भी हमने समझ ली कि इसका प्रयोग किस लॉजिक के थ्रू होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर, जी हां, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि बताइए। अब ये प्रश्न छोड़ दीजिए, प्राथमिक स्तर पर आपको भाषा सिखानी है, तो सबसे पहले वो बच्चा है, उसको नहीं पता व्याकरणिक नियम, उसको करियर भी नहीं पता, उसको केवल एक चीज पता है जो आपको ध्यान देनी है, और वो चीज क्या है, वो चीज है कि उसके अंदर क्या पैदा करना है। जी हां, वो रुचि से सारे काम करता है। कैसे काम करता है, उसके अंदर एक रुचि आप पैदा कर दो तो वह सरल होता है, ये रीजन भी नहीं है। वह बच्चों के लिए है, ये भी ठीक नहीं है। वह रंगीन चित्रों वाला होता है, ये भी नहीं है। तो रंगते मतलब ये कनेक्ट की बात कर रहा है यहां पर, जुड़ाव क्या करता है, वह भाषा की रंगते मतलब भाषा से एक जुड़ाव, भाषा के प्रति एक रुचि, भाषा के प्रति एक उसके साथ तादात्म्य का, एक उसके साथ कनेक्शन का, जुड़ाव का एक इन्वायरमेंट, वातावरण तैयार करता है। तो ये हो जाएगा हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भाषा के संदर्भ में, जी हां, किसके संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में मदद करता है। जी हां, क्या करता है, भाषा के संबंध में विभिन्न माध्यमों के उपयोग का, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति का, विभिन्न माध्यमों की जानकारी का, और विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा का। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि क्या करता है, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। सबसे सारगर्भित उत्तर यही होगा अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझने के बाद करते हैं तो क्या होगा,
विभिन्न माध्यमों में उपयोग बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है इसमें। विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, ये तो बिल्कुल कट गया। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, ये भी थोड़ा वेग लग रहा है, मतलब अनिश्चित टाइप का है, क्योंकि बात किसकी कह रही है? भाषा के संदर्भ में बात कही गई है। और बात किसकी कही गई है? संचार माध्यमों की, वेज ऑफ कम्युनिकेशन की। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या होगा? विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसे अब बात साहित्यिक भाषा की होगी तो प्रांजल लिखा आएगा। ठीक, अगर बात किसी अन्य और विषय की होगी, अन्य और भाषा की होगी, तो अन्यत्र चीजें भी यहां पर लिखी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पढ़िए। प्रत्येक भाषा शिक्षक, जी हां, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। क्या है कि उसके बच्चों की पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब बैकग्राउंड क्या है। नीचे से लेते हैं, सामाजिक और व्यवसायिक। अब पिताजी उसके कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, या रेहड़ी वाले हैं, या पान वाले हैं, व्यावसायिक स्थिति से कोई खास असर पड़ता नहीं। उसकी आर्थिक व सामाजिक, क्योंकि सिखा क्या रहे हो भैया, ध्यान से सुनिए। मैंने ज्यादातर जो अपने साथ भी महसूस किया है, हम प्रश्न ही भूल जाते हैं विकल्प पढ़ते समय। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। मैं बताऊं, हम लोगों की 80% एकाग्रता बहुत कम रहती है, यही मूल कारण है। तो भाषिक व सांस्कृतिक, भाषा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी भाषिक क्या है, और उसकी फिर क्या है? सांस्कृतिक क्या है ना। तो ये जानकारी अगर शिक्षक को है तो वो थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा? समझा पाएगा, बता पाएगा, अपनी बातों को उस तक पहुंचा पाएगा। जी हां, तो क्या होगा? भाषिक होगा। कई बार मैंने देखा है कि विकल्प जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हमारा एकाग्रता इतनी कम रहती है कि हम, जो मैंने वस्तुतः फील किया है बहुत सारे बच्चों के साथ, कि विकल्प में हम कहीं दूसरी दुनिया में जाके कुछ दूसरे रैशनल में सोच के और उसको सही लगा देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में दूसरी चीजें चलने लगती हैं। भाषा शिक्षक की बात कही जा रही है तो ये क्या होगा? भाषिक और सांस्कृतिक होगा। और खासकर ये उन प्रश्नों के साथ बहुत ज्यादा होता है जहां पर इस तरीके की थोड़ी सी क्या बात की जाती है, जहां आप हिल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। जी हां, गद्य क्या है? मतलब कि आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं उपन्यास। क्या पढ़ रहे हैं आप? उपन्यास। आप पढ़ रहे हैं क्या? कहानी। आप पढ़ रहे हैं नाटक आदि। जी हां, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। पद्य क्या है? जब आप कविताएं पढ़ते हैं तो क्या करेंगे? गद्य पढ़ने से आपकी तार्किक शक्ति का विकास होता है, अनुकरण क्षमता का विकास होता है, भाषा की बारीकियां, भाई कल्पनाशीलता का विकास होता है। अब अगर देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग में जैसे ही आपने चंद्रकांता का नाम लिया तो तुरंत आपके दिमाग में जो नाटक आपने देखा है वो एक कल्पना सी बन जाती है। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है ना। इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला दिया था मैंने, कंसेप्चुअलाइज, कंटेक्चुअलाइज और विजुअलाइज। मतलब एक कंसेप्ट को पढ़ें, फिर उसको सीखें और उसको संदर्भित करें और फिर उसको समझ लें, है ना। तो अनुकरण की क्षमता का विकास, तो कल्पनाशीलता कुल मिला के होती है। इमेजिन आप करने लगते हो। चित्रलेखा में जब भगवती चरण वर्मा ने एक नर्तकी के बारे में बताया है तो जरूर अगर आप उसको सुनेंगे तो एक नर्तकी का आवेश आप बना लेंगे। उर्वशी का नाम अगर मैं ले लूं तो उर्वशी की एक अवधारणा आपके दिमाग में बन जाती है कि बहुत ही सुंदर मेनका, है ना। ओके, कुरूप अगर मैं किसी स्त्री का नाम लूं तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज बन जाती है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, बिंब बन जाता है। तो कल्पनाशीलता का विकास कुल मिला के होता है। भाषा की, यहां पे प्रश्न पूछा नहीं होता है, भाषा की बारीकियां समझना। अनुकरण क्षमता का विकास भी होता है, अनुकरण करते हैं, लेकिन तार्किक शक्ति की बात यहां पर नहीं होती है जब हम गद्य पढ़ते हैं। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योंकि लिखने वाला जो कह रहा होता है हम उसके हिसाब से चलते हैं, उसमें तर्कना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कल्पना की बात है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नितिन सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, ई बुक्स हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर, ठीक है, भाषाओं की रचनाओं को क्या किया जाता है? हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय का कमाल है, हिंदीतर को भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि जी बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना लें। मतलब हिंदी की भाषाओं पर, इसको आप सिंप्लीफाइड लिखेंगे तो हिंदी की भाषाओं पर क्या कर लें, हिंदीतर को आप समझ लीजिए हिंदी की भाषाओं में क्या बना लें, पकड़ बना लें, भाषाओं पर अपनी पकड़ बना लें। बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए और बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से क्या हो जाएं, जी हां, परिचित हो जाएं। तो हिंदी भाषा की पुस्तक की बात कर रहा है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, जिससे क्या हो सके, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। ये प्रश्न ही मुझे बहुत अजीब लगा। ठीक है भाई, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है तो हिंदीतर रचनाओं, हिंदी की रचनाओं को जगह तो बट ऑब्वियस है मिलना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत बढ़िया है। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। जी हां, क्या करने में? भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में बहुत ही क्या है, सहायक है। कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति या मौखिक अभिव्यक्ति। जी हां, भाषण, परिचर्चा, संवाद कर रहे हैं आप। अब सोचिएगा कि आप अपने शरीर के किस भाग का सर्वाधिक प्रयोग कर रहे हैं, यही ये प्रश्न यहां पर कह रहा है। तो कुल मिला के भाषण दे रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जी हां, आप क्या कर रहे हैं, ये यहां पर बात हो रही है किसकी? मौखिकता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओरल बात हो रही है। जी हां, किसकी बात हो रही है? मौखिक बातें हो रही हैं। कैसी बातें हो रही हैं? मौखिक परिचर्चा हो रही है। क्या हो रही है? मौखिक परिचर्चा यहां पर हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वीं में या 8वीं की कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? बताइए, किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? 8वीं कक्षा की बात हो रही है। किस कक्षा की बात हो रही है? 8वीं कक्षा की। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण की पुस्तकें, पोस्टर, पाठ्यपुस्तक या साहित्यिक सामग्री? किसकी तरफ जाएंगे आप? क्या पढ़ेंगे? व्याकरण की पुस्तकें। अब 8th क्लास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 8वीं कक्षा की बात यहां पर हो रही है। तो आप क्या करेंगे? पोस्टर, पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक सामग्री। उसको शुरुआती तौर में आप क्या सिखाएंगे? अल्फाबेट सिखाना है, उसको भाषा की संरचना सिखाना है, तो उसको सबसे पहले छोटे छोटे रूपों में क्या सिखाया जाएगा? सिखाया जाएगा व्याकरण। क्या सिखाया जाएगा? व्याकरण को सिखाया जाएगा, जिससे उसकी भाषा की नींव जो है वो बेहतर बन सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप 6ठी कक्षा में, जी हां, आप 6ठी कक्षा में बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? बताइए बच्चों। और बताइए, क्या चल रहा है आपके इलेक्शन का माहौल, है ना? कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। 10वें क्वेश्चन में हम थोड़ी सी बात कर लिया करेंगे, 10-10 क्वेश्चन के गैप में, है ना? तो किसको देने वाले हैं वोट, किसको डालने वाले हैं, कहां गिरने वाला है वोट, क्या रहेंगे आपके मूल्य, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर अपने विचारों को साझा करते रहें। जिंदगी में आनंदित और खुश रहें। तो चलिए आते हैं 11वें प्रश्न पर। आप 6ठी कक्षा में बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करें, जिसमें बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाए और जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो? जी हां,
हिंदी भाषा सीखने सिखाने की बात कह रहा है, तो क्या करेंगे आप? इसमें सबसे बेहतर क्या होगा? परस्पर अंतःक्रिया करें। यह विकल्प एक आपका सर्वोत्कृष्ट, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जवाब यही होगा। ठीक है, और क्या होगा? भाषा सीखने और सिखाने की बात करें तो अंतःक्रिया अगर करेंगे जिसमें बच्चे को बोलने का अवसर मिले, है ना, सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, ये बात भी अंतःक्रिया भी करें, और ये भी बात है कि बच्चे को क्या हो? बोलने का अवसर मिले। क्योंकि बोलने को, उसको प्रोत्साहित करना हिंदी शिक्षण में या किसी भी शिक्षण में एक विशेष योगदान निभाता है। तो यहीं पर क्या हो जाएगा कि उसको क्या मिले? उसको बोलने का अवसर मिले, मतलब स्वयं को अभिव्यक्त करने का उसको क्या मिले? अवसर मिलना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विग समास, ये लीजिए। अब 12वें नंबर से आपकी व्याकरण आ गई। बहुत ही सिंपल है, आपको बनता भी होगा। जी हाँ, जहां भी हम बात करेंगे किसकी? संख्यावाचक की। नवरात्रि, नवग्रह, नवरात्रि, नवग्रह, इस तरह की बातें आएंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? जी हां, क्या हो जाएगा? नवग्रह हो जाएगा। माता पिता, वियोजक चिन्ह लग गया। माता पिता, द्वंद्व, जय पराजय, यश अपयश, ये सारे हो गए माता पिता। पहला पद प्रधान हो तो वहां पर क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पीतांबर, पीतांबर को आप समझ ही सकते हैं, अगर विष्णु के लिए बात हो रही है या बात हो रही है जिसका पीला है अंबर, है ना, जिसका पीला है, पीतांबर। तो चलिए चलते हैं, क्या होगा इसका सही जवाब? जी हां, नवग्रह हो गया। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बड़ा ही थोड़ा सा डिस्प्यूटेड प्रश्न है ना, कई लोग अलग अलग तरीके से इसकी विवेचना करते हैं, लेकिन आप इसको 4 भी मान सकते हैं, लेकिन सही जवाब आप 6 मानेंगे। 4 भूल जाइए, क्या कहेंगे? 6 होगा अगर विकल्प में ऐसा आया है। वैसे इस क्वेश्चन को आप होल्ड में रख सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। किसके अनुसार किसने क्या कहा है, यह पूछना कई बार आवश्यक हो जाता है। सामान्यतया जो आपको जवाब मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? 6 ही सर्वनामों के जवाब मिलेंगे। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है ना, तुम, मैं, वह, इस तरह से बातें होती हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है। जी हाँ, प्रोनाउन जिसको कहते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट, ये भी होता है, निश्चित, अनिश्चित, है ना, इस तरह की बातें भी होती हैं। समूहवाचक, संख्यावाचक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह नई साड़ी है। वाह, क्या बात है, शादी में गए हुए हैं लगता है ना? कहां गए हुए हैं? शादी में आप गए हुए हैं किसी के साथ और उसने नई साड़ी पहनी हुई है ना? वाक्य में नई शब्द क्या है? जी हां, जिंदगी में कभी कभी ये बातें इसलिए भी करनी होती हैं, बहुत सारी बातें आपसे कर देता हूं कि नीरसता ना आए क्लास में। क्या हो? कक्षा में नीरसता ना आए। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द का क्या मतलब है? नया का मतलब हम बता रहे हैं क्या? साड़ी की विशेषता। हम क्या बता रहे हैं? जी हाँ, हम क्या बता रहे हैं? साड़ी की क्या बता रहे हैं? साड़ी की हम बता रहे हैं विशेषता। क्या बता रहे हैं हम? साड़ी की विशेषता बता रहे हैं, उसके स्पेशलिटी को बता रहे हैं। तो जी हाँ, क्या हो जाएगा? विशेषता बताएगा तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगर करना होता तो ये धीरे धीरे करता है ना, वह धीरे धीरे चलता है तो ये क्रिया विशेषण हो जाता, चलना क्रिया हो जाती। और सर्वनाम तो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने गए और उन्होंने वहां पर, तो उन्होंने जो वर्ड आपने लगा दिया बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टडी 91 का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी इंडिविजुअल का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नितिन सर ने पढ़ाया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां प्रश्न है, साहित्य का प्रश्न है, निम्न में नहीं, व्याकरण का ही प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? जी हां, किसका पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। जी हां, तो एक ही लग रहा है हमको, सीधे सीधे दिनकर, रवि, अंशुमाल, ये तीनों इसी के होते हैं। और यहां पर क्या आएगा? जी हां, रात्रि की बात हम करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? यामिनी की चर्चा हम रात्रि के लिए करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये मैंने इसमें श्रृंखला में बहुत ज्यादा भी साहित्य को थोड़ा सा कम इसलिए किया है कि जो आपकी यूपी टेट
और जो आप यूपी टेट होना है, लगभग होना ही चाहिए, तो आपकी आगामी परीक्षाओं में अभी बहुत ये आपको क्या देगा, मदद देगा। दिग्भ्रम, दिक् धन का आ गया, यहां पे पूछ रहा है उदाहरण किसका है, विसर्ग में ये आता है, ठीक है। अयादि में तो वो स्वर संधि होती है, यण भी स्वर है, ठीक है ना। अब आव आधा, तो यहां पर ये क्या होता है, ना तो विसर्ग है, जी हां, दुख, ना तो अयादि संधि है और ना ही स्वर संधि है, ये दिक क आएगा, और क की वजह से ये क्या होता है, दिक धन भ्रम बराबर, दिक धन भ्रम बराबर का में अनुस्वार लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, दिक भ्रम किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे लिखे वाक्य के, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। जी हां, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, एकदम डरता ना हो, कांपता ना हो, परेशान ना होता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, तो कौन होगा, यशस्वी। तो जिसको क्या हो, यश बहुत ज्यादा हो, सत्याग्रही जैसे गांधी जी, सत्य का आग्रह। अश्वारोह मतलब जो आरोहण करता हो अशोक पर, और ये क्या होगा, युधिष्ठिर हो जाएगा इसका सही जवाब। सबसे बन गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। जी हां, क्योंकि आपकी जो यूपी टेट की परीक्षाएं हैं या आरओ एआरओ की परीक्षाएं हैं, उनमें जो हिंदी के प्रश्न हैं वो औसतन मतलब उनका जो स्तर होता है प्रश्नों का वो थोड़ा सा आसान सा होता है, इसीलिए याद रखिएगा कट ऑफ लेवल बहुत ऊपर जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्याम धीरे धीरे चलता है। जी हां, श्याम कैसे चलता है, श्याम जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। में धीरे धीरे क्या है, क्रिया है, विशेषण है या क्या है, जी हां, श्याम धीरे धीरे चलता है में ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण की बात कही गई है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का क्या करिए, चयन कीजिए। जी हां, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जी हां, शुद्ध शब्द का आपको क्या करना है, चयन करना है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, तो याद रखिएगा इसका सही हमारा क्या होता है, अंत्याक्षरी, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे अहिल्या नहीं होता, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जी हां, अहल्या हो जाता है। तो वर्तनी शुद्धि में हम बहुत ध्यान रखेंगे। श्रृंगार में, ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिख लेते हैं, ये नहीं लगाते हैं, तो इस तरीके से वर्तनी शुद्धि में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लगभग यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है जो पूर्व में लगे, उपसर्ग जो होता है वो पूर्व में लगता है, और जो प्रत्यय होता है, जी हां, जो क्या होता है, प्रत्यय होता है, जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के बाद में लगता है। जी हां, वो किसी शब्द के बाद में लगता है। तो डिबिया, आ, तो क्या हो जाता है यहां पर, इया, मतलब डिबिया। तो ये कहां लगता है, बाद में लगेगा, याद रखिएगा इसको, डिबिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्व लेखपाल के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है। 600 प्लस आवर्स का वीडियो लेक्चर्स हैं, फ्री टेस्ट हैं, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जी हां, ठीक है, ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। जी हां, बादल का पर्यायवाची पूछ लिया है। नीरद, बादल का पर्यायवाची है नीरद, नीरज, अंबुज, अंब। बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी को पता ही होगा। नीरज तो किसके लिए होता है, कमल वमल की बात करेंगे, अंबुज की बात करेंगे, अंबु की बात करेंगे लगातार। जी हां, करिए इस प्रश्न को, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। जी हां, बताइए क्या होगा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नीरद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था। निम्न में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात हमेशा हम देखते हैं, तो कौन सा शब्द क्या है, जी हां, पुल्लिंग है ना। नदी,
पानी पिया क्या, इलायची खाई क्या, प्यास बुझी क्या, इलायची खाई क्या, प्यास बुझी क्या, पानी दिया क्या, नदी। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे। हमेशा वाक्यों में जब आप लिख के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। जी हां, उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। तो पानी दिया कि नहीं दिया, तो मतलब पानी क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपटी मित्र के लिए क्या बोलोगे, कपट। कपट का मतलब होता है कनिंग, बहुत कनिंग इंग्लिश में बोलते हैं, फॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनिंग और फॉक्स। ही इज अ वेरी कनिंग गाय, फॉक्स। ठीक है, तो क्या होगा, मुहावरा क्या होता है। जी हां, मुहावरे, दांत कटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, बहुत अत्यधिक होशियार, आबनोस का कुंदा। तो ये क्या होगा, जी हां, आस्तीन का सांप होगा। क्या होगा, आस्तीन का सांप। कि आप उस पर बहुत भरोसा कर रहे हैं और अंतिम दिन जब आपको युद्ध में जाना था, कोई बात होनी थी, तो उसने आपके रिवॉल्वर में गोली ही नहीं डाली। ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो कपटी मित्र के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हां, पुनर्जन्म हमारे धर्मों में, ग्रंथों में खूब बताया गया है कि पुनर्जन्म, ये तो सबसे बन ही जाएगा, किसी से भी गलत होने की उम्मीद इसको नहीं है। जी हां, विसर्ग संधि के तौर पर हम देखेंगे पुनः धनजन, ये तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए अमूमन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाक रगड़ना। जी हां, अगर आप बात करेंगे किसकी, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, तो किसी से क्या करना, दीनता। नाक में चोट लग जाना बिल्कुल नहीं है, नाक में इज्जत देना बिल्कुल नहीं, चापलूसी करना भी नहीं है। क्या होता है, दीनता पूर्वक, दीनता पूर्वक क्या करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करने से संबंधित है नाक का रगड़ना। जी हां, किससे संबंधित है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करने से। आगे चलते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी बात कह रहे हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, जी हां, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है, तो याद रखिएगा, घनानंद बोधा आलम ठाकुर। घनानंद बोधा आलम ठाकुर, जब आप बात करेंगे रीतिकाल की, किसकी बात करेंगे, रीतिकाल की, रीतिकाल की, है ना। तो रीतिकाल में 3 शाखाएं थी, है ना। एक क्या था, रीत सिद्ध, एक क्या था, रीतबद्ध, और एक क्या थी, रीत मुक्त। रीत सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो यहां पर सही क्या आ जाएगा, रीतिकाल में हमारा क्या हो जाएगा, घनानंद हो जाएंगे हमारे सही जवाब। ठीक, और घनानंद बोधा आलम ठाकुर, ये चारों ही कहां आते हैं, रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूपी SSSC वीडियो ग्रामीण विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो गया है। 600 आवर्स वीडियो लेक्चर्स हैं, फ्री टेस्ट है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। तो चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है। जी हां, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। बताइए, बढ़िया प्रश्न है। कौन है इसके आधुनिक किसकी आत्मकथा की बात हम करते हैं, किसकी बात करते हैं, आधुनिक आत्मकथा की बात करते हैं। बताइए कौन होगा इसका, क्या होगा इसका सही विकल्प, सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। जी हां, बाबू श्याम सुंदर दास इसके क्या हैं, पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसकी पंक्ति है। इस तरीके की बातें कही गई हैं कि मतलब आपने नाम तो बहुत लेते हो लेकिन उसके मतलब को, उसकी विशेषताओं को आप बिल्कुल नहीं समझते हैं। यह बात तुलसीदास ने कही है, कबीर दास ने कही है, केशव दास ने कही है, सूरदास ने कही है। तो ऐसी अगर कोई भी उक्ति आए, जब
धार्मिक आडंबरों और इन चीजों पर प्रहार किया गया हो तो वो बात कौन कहते हैं? जी हां, वो बात कहते हैं कबीर के द्वारा कही गई है। ठीक है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कबीर सही जवाब होगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? जी हां, बहुत ही अच्छे, शानदार, बढ़िया निबंध लिखे हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने भी निबंध तो लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम लोग कुटज, कल्पलता आदि देखते हैं। सूर साहित्य आदि इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास भी नहीं होंगे। सही विकल्प क्या होगा हमारा? रामचंद्र शुक्ल होंगे। कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल की किताब है चिंतामणि। और आप सभी जानते हैं कि आचार्य शुक्ल की ही किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ये तो सब आपको स्मरण में होगा ही। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जी हां, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो जी हां, 5 भेद होते हैं। आसान प्रश्न। कारक के कितने भेद होते हैं बताइए? कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ते हैं ना आप? जी हां, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है अपादान में और संप्रदान में। कहां रहता है कि एकदम क्या हो जाना, अलग हो जाना। तो क्या होगा इसका जवाब? 7, 8, 9 या कि 10? जी हां, क्या हो जाएगा? कितने हो जाएंगे? कुछ लोग 8 या 9 में कंफ्यूज हैं, लेकिन होगा क्या? जी हां, होगा 8। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक, डिसलाइक और शेयर कुछ तो करते रहिए। जी हां, तो चलिए और बताइए क्या है हालचाल? कमेंट करके बताते रहिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वोट की तैयारी आपकी कैसी है, नोटा दबाने वाले हैं या आपके कौन से मुद्दे होने वाले हैं। जी हां, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जी हां, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। पढ़िए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता। ठीक है, पढ़ने में तो सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये यहां पर अस्पृश्यता क्या हो जाएगा? हमारा सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी में लगभग कुछ ही शब्द हैं जिनको बार बार निरंतर पुनरावृत्ति होती है प्रश्नों के तौर पर, तो उस चीज को हम देखेंगे, समझेंगे। अवेलेबल कोर्सेस हैं यूपी लेखपाल, हिंदी इंडिविजुअल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट, सुपर टेट और पीईटी एग्जाम्स के लिए आप यहां पर सदैव ही जुड़े रह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरणी का पर्यायवाची क्या है? तरणी का पर्यायवाची आपको बताना है, तो बताइए तरणी का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तरणी नहीं है, तरणी है सूर्य की आभा इत्यादि के लिए, तो नदी नहीं लगाइएगा, क्या लगा देंगे? सूर्य लगा देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। भिन्न अर्थ वाला शब्द आत्मजा, नंदिनी, कन्या। ठीक है, और यहां पर क्या दे दिया है? भार्या। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 34 में क्या हो जाएगा? जी हां, यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। 3 मतलब भार्या। ओके, ये तो बेटी के लिए होते हैं आत्मजा, कन्या, नंदिनी। चलिए चलते थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं 34वें प्रश्न के बाद। कान का कच्चा होना मतलब क्या होता है? कान का कच्चा मतलब उसको जिसने भी जो बात कही उसने उन बातों पर क्या कर लिया? नाक कान बिना दिमाग लगाए उन पर विश्वास कर लिया। तो यही क्या होता है? सुनी बात पर क्या करना? सुनी बात पर विश्वास करने से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुनी बात पर विश्वास करने से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य की भूमिका की बात अगर की जाए, किसकी बात की जाए? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? जी हां, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। याद रखिएगा, इन्होंने रीतिकाल वाले खंड का संपादन किया है, बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न। राहुल सांकृत्यायन ने, पता ही होगा आपको, क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। जी हां, तो सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, आदिकाल, आदि पुस्तकें किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ज्योतिष, भारतीय संस्कृत और प्रांजल भाषा, मतलब सांस्कृतिक साहित्य निष्ठ भाषा का जितना शानदार विलक्षण प्रयोग आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के
निबंधों में या उनकी किसी भी रचना में मिलता है वो अन्यत्र कहीं मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? ये हमने अभी अभी देखा है। संपादक कौन होंगे? जी हां, संपादक कौन है? रीतिकाल हैं। रीतिकाल के संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। नामवर सिंह नहीं होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं होंगे, आचार्य शुक्ल भी नहीं होंगे। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, 1903 में देखेंगे हम लोग जब बात करेंगे हंस की। माधव सप्रे, हम लोग जब कहानी की बात करते हैं तो कहानी में आएंगे। और जी हां, सरस्वती पत्रिका में यह प्रश्न तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हां, और जैसे आपका यह प्रश्न गलत नहीं हो रहा, जब आप लगातार निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाकी प्रश्न भी गलत होने बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच है 1499 में। कूपन कोड करेंगे तो आपको 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। डेली क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ, बेस्ट कंटेंट, एक्सपीरियंस टीचर, डाउट सेशन और चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ ये फैसिलिटी आपको मिलती है। इनमें से गलत छांटकर अलग कीजिए। जी हां, इनमें से गलत छांटकर अलग कीजिए। तो क्या करोगे? गलत छांटना है। प्रभा, देखिए ये प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न में हमारा राजेंद्र यादव भी आएंगे और ये प्रेमचंद्र भी बिल्कुल ठीक है। मर्यादा का रामचंद्र शुक्ल से कोई संबंध नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इस पत्रिका का संपादक नहीं किया है। तो क्या हो गया? ये वाला विकल्प, डी विकल्प हमारा गलत हो जाता है। चलते हैं अगले पर। डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक संपादक के संपादक रहे थे? कौन? डॉक्टर धर्मवीर भारती की चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो अगर इनकी बात करेंगे तो याद रखिएगा, धर्मयुग बहुत ही प्रखर पत्रकारिता की थी। जी हां, इसका यह भी पूछ लिया जाए अगर आपसे तो क्या याद रखेंगे? मुंबई महाराष्ट्र से ये क्या करते थे? इसका प्रकाशन करते थे। कहां से करते थे? मुंबई महाराष्ट्र से ये इसका प्रकाशन किया करते थे। जी हां, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? अगर शुक्ल जी की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि आचार्य शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? जी हां, प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया है। आरंभिक काल की अगर बात करेंगे, प्रारंभिक काल की अगर आप बात करेंगे तो नाम किसका लेंगे आप? गणपति चंद्र गुप्त का नाम लेंगे प्रारंभ करने के लिए। ठीक है, रामकुमार वर्मा। चारण जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है, और रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल नाम दिया है। वीर गाथा काल नाम आदिकाल को किसके? प्रवृत्ति के आधार पर किसने दिया है? आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? जी हां, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है बताइए? तो याद रखिएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुर दोहा। जी हां, तो याद रखिएगा श्रावकाचार देवसेन कृत। जी हां, देवसेन कृत श्रावकाचार, जिसमें किस धर्म की बात कही गई है? श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है। श्रावक धर्म की चर्चा की गई है, तो इसको क्या देखेंगे? श्रावकाचार। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति की बात करेंगे तो दो रचनाएं हम याद रखते हैं। भू परिक्रमा भी इनकी एक रचना है। कीर्ति पताका और कीर्तिलता, अमीर खुसरो। जी हां, गोरखनाथ तो बहुत बड़े आध्यात्मिक संत थे नाथ संप्रदाय के। तो क्या होगा? पहेलियां और मुकरियां जो दी गई हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं? जी हां, अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गारसा द तासी, जी हां, फ्रेंच भाषा
की बात करेंगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की बात करेंगे तो ये किसने लिखा है? जी हाँ, ये लिखा है ग्रियर्सन ने। किसने लिखा है? ये लिखा है ग्रियर्सन ने लिखा है। इस्तवार द लिटरेचर इंडियो हिंदुस्तानी, ये किसने लिखा है? जी हाँ, ये गारसा दत्तासी ने लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। किस पद्धति पर आधारित है? वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। 1839 पर पहला लिखा गया। जी हाँ, तो ये मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है ये। और हिंदुई साहित्य का इतिहास ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लगभग क्या किया है इसका, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं तो इसका क्या किया है? जी हां, अनुवाद किया था हिंदी का। चलिए, तो कुल मिला के इनको याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द लिटरेचर इंडियो हिंदुस्तानी। जी हां, बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेलवे टेस्ट सीरीज CBT 2 ग्रुप डी वीडियो सॉल्यूशंस बाइलिंगुअल क्लासेस डाउट सेशंस 299 एंड 249 में अवेलेबल है। CBT 2 का और ग्रुप डी का 249 में। UPSSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के बैच स्टार्ट हो गए हैं। 600 वीडियो लेक्चर्स, 600 आवर्स वीडियो लेक्चर्स, फ्री टेस्ट, स्मार्ट PDF मटेरियल, ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटी के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? जी हां, प्रस्थान बिंदु हम किसको कहते हैं? बताइए। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान मिश्र बंधुओं का लिखा 1913, ये लिखा गया 1883। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, आचार्य शुक्ल का 1929। तो जी हाँ, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को क्या कहते हैं हम? इसी को हम लोग कहते हैं, जी हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु। तो क्या होगा प्रस्थान बिंदु की जब बात करेंगे हम? एक आएगा या 3 आएगा? बताइए, कितने लोग ए लगा रहे हैं और कितने लोग बी लगाएंगे? बताइए, शिव सिंह सरोज या शिव सिंह सरोज, है ना? तो हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? शिव सिंह सरोज को कहा जाता है या मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा जाता है? बताइए, बढ़िया से सोचिए और सारे लोग आंसर करके भेजिए कि किसको कहा जाता है। 2 विकल्प आपके पास 50-50 ऑप्शंस में हैं। कमेंट करिए क्या होगा और क्यों होगा, ये भी आपको बताना है। प्रस्थान बिंदु क्यों कहा जाता है? सारे लोग कमेंट लिख के भेजें क्यों कहा जाता है। लिखने की आदत भी थोड़ी सी डालिए। आचार्य शुक्ल का, अभी उसको अंतिम में डिस्कस करेंगे। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जी हां, बताइए, किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नागरी प्रचारिणी सभा। जी हां, हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य की समीक्षात्मक इतिहास। तो आप सबको पता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। और ये हम कहां पर देखते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल। जी हां, किसकी बात करेंगे? जब हम बात करेंगे किसकी? आचार्य शुक्ल की बात हम यहीं पर करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसका? काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो अगर बात करेंगे काल विभाजन की तो हम बात करेंगे किसकी? गारसा दत्तासी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। किसने किया है काल विभाजन? जी हां, क्या बताना है आपको? काल विभाजन किसने किया है पहली बार? हिंदी साहित्य सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो याद रखिएगा, हम बात करेंगे किसकी? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान में। गारसा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा था और कोई भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया था? अब साहित्य इतिहास में शुक्ल जी की अगर बात करेंगे तो 4 अध्यायों में किया था, जिसमें कि पहला क्या था? वीर गाथात्मक वृत्ति के आधार पर उन्होंने माना था। विक्रम संवत को उन्होंने डेट लाइन मानी थी। तो एक क्या हुआ हमारा? आदिकाल।
भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। उत्तर और इस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो कितने में किया था? जी हाँ, 4 में किया था। जी हाँ, कितने कितने कालों में विभाजित किया था? 4 कालों में विभाजित किया था। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? बताइए, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य का जो हमारा प्रमुख रस है वो कौन सा है? जी हाँ, वो वीर रस हमारा प्रमुख रस है। कौन सा रस है? वीर रस हमारा प्रमुख रस है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी? जी हां, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने प्रारंभ की थी? दोहरे नामकरण, तो याद रखेंगे हम किसका नाम याद रखेंगे? आचार्य शुक्ल का नाम याद रखेंगे। जी हां, तो आज आपने पूरे किए हैं साहित्य व्याकरण को मिला के लगभग कितने प्रश्न? 50 प्रश्नों को आपने पूरा किया है। सुपर टेट के बैच प्रारंभ है। यूपी टेट 2021 के लिए भी चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो और बताइए, सेशन आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बताइए। एकाग्रता पर विशेष कार्य करिए, संकल्प शक्ति को बढ़ाइए। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।